ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक, हम लोग जो है कॉम्प्लेक्सेशन वाला चैप्टर कर रहे थे ना, और कॉम्प्लेक्सेशन का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। क्या? मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। हेडिंग डाल लें आप लोग, मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके पहले हमने देखा कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन देखा, और इसके पहले की जो और क्या टॉपिक पढ़ा था? हाँ, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अभी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन बोथ आर सेम। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस। जो लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट बार अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, कॉम्प्लेक्सेशन की क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? ठीक, कोई बात नहीं, उसके प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन क्या है। जनरली क्या होता है कॉम्प्लेक्सेशन में, जब मेथड ऑफ एनालिसिस को समझेंगे तो एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में देना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है, एक ड्रग मॉलिक्यूल है और एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। एक क्या है आपका, एक ड्रग मॉलिक्यूल है जिसको हम डी से इंडिकेट करेंगे, प्लस आपका एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जिसको हम सी से इंडिकेट करेंगे। जब ड्रग और कॉम्प्लेक्स वो कंबाइन हो जाएगा तो आपका क्या बना लेगा, वो ड्रग एंड कॉम्प्लेक्स, ड्रग और कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। जनरली हम ड्रग की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के अंतर्गत हमने बहुत कॉमन कॉम्प्लेक्सेस में देखा कि जो आपके मेटल आयन होते हैं, है ना, वो एज अ ड्रग के तौर पे हम उनको यूज करते हैं। या तो मेटल आयन मान के चलो, या कोई ड्रग है वो आपका आयन है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स से कंबाइन होगा। और ज्यादातर आपके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लीगेंड होते हैं। क्या होते हैं? तो लीगेंड और मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जब कंबाइन हो जाते हैं, या आपका ड्रग और लीगेंड कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट एंटिटी में आ जाते हैं। हमको क्या करना है, ये एनालिसिस करना है कि आपका जो फ्री ड्रग है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में कंबाइन हुई कि नहीं। तो हम क्या मेजरमेंट करते हैं इसमें, कि हम ये देखते हैं कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है? मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लिखते जाए शॉर्ट में, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप एनालाइज करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीजें आपको समझना जरूरी है। अब इसमें आपके कई सारे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कई सारी, उनको एनालिसिस का हम एक बेस बनाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं, तो हम इसमें क्या क्या बताना है कि मेथड क्या है, मेथड का नाम क्या है कॉम्प्लेक्सेशन की, ठीक है ना। दूसरा हमको क्या बताना है, वो किस, जनरली क्या होता है जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राइट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये किसी ना किसी के साथ में ऐड ऑन होके आएगा या तो शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। तो कम से कम आपको मेथड्स के नाम पता होना चाहिए, उन मेथड्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, और आउटपुट क्या निकल रहा है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेशन में आपके पास में एक ड्रग मॉलिक्यूल है और एक आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और आपका क्या है, एक ड्रग एंड कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो मेथड्स बनी हुई हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, की मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं उनको मेजर कर पाने की मेथड है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, ठीक है ना, इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा, इतना आप इन्फॉर्म, मतलब इतना बताने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे कि जो मेथड ऑफ एनालिसिस है इट कैन बी, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको आप मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। आपका डीसी किस चीज को इंडिकेट करेगा, ड्रग और कॉम्प्लेक्स, जो आपका ड्रग कॉम्प्लेक्स जो कंबाइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, वो अपॉन डी इंटू सी। अब इसको आपको क्या कर देना है, आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि के क्या है, के इज अ स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिखते जाए, के स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब हम जनरली क्या करते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एनालिसिस के थ्रू। देन आपका डीएनसी क्या है यहां पर, कॉम्प्लेक्स्ड ड्रग, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या है, ड्रग इज हैज कंबाइंड विद द कॉम्प्लेक्स। तो ड्रग और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, डीसी। डी क्या है आपकी, अनकॉम्प्लेक्स्ड ड्रग,
जो ड्रग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाई है वो हम उसको क्या बोलेंगे, अनकॉम्प्लेक्स ड्रग। और सी क्या है आपका, अनकॉम्प्लेक्स्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैसा, अनकॉम्प्लेक्स्ड वाला कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। इतना समझ में आया? मतलब ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में डिफरेंट मेथड है। वो कौन कौन सी मेथड है, सबसे पहले तो आपको मेथड पता होना चाहिए। तो पहला मेथड्स के नाम लिख लें, ठीक है ना। मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना, इनको शॉर्ट में समझ लें फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं किस चीज की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज जैसे हम बात करें, ड्रग की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो जो ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ड्रग की तो नहीं होंगी ना। कॉम्प्लेक्स और ड्रग की अलग प्रॉपर्टीज होंगी जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है प्लस कंबाइन विद द ड्रग, और आपका जो ड्रग है दैट इज द फ्री ड्रग, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो उनमें कुछ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है जिसको हम मेजरमेंट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या नहीं फॉर्म हुआ है ये पता लगा सकते हैं। ठीक, सेकेंड आपका मेथड होती है पीएच टाइट्रेशन मेथड। पीएच टाइट्रेशन मेथड, अब पीएच टाइट्रेशन मेथड में आपका क्या है, ये बेसिकली वुड बी बेस्ड ऑन द पीएच चेंज। इसका जो मुख्य सबसे जो मेन होगा, जब आप ड्रग और कॉम्प्लेक्स को मिलाएंगे तो कुछ पीएच में चेंज आएगा, उस पीएच को मेजरमेंट करके हम उनका क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सेकंड है आपका पीएच टाइट्रेशन मेथड। ये देखो मेथड्स अलग हैं और कॉम्प्लेक्सेशन अलग है। ये जो कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है हम उनको इन मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब एग्जाम में लिखने के लिए हमारे पास में पॉइंट्स होने चाहिए कि कौन कौन सी मेथड्स हैं और उन मेथड्स में हम क्या करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन वाली मेथड में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यदि कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो उनमें कुछ वेरिएशन आएगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने, मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि ये क्या है, मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, वेरिएशन आएगा, जिसको हम मेजरमेंट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स बना है कि नहीं। सेकंड, पीएच टाइट्रेशन मेथड में क्या होगा, पीएच टाइट्रेशन मेथड में ये होगा कि पीएच बेस होगा उसका, और पीएच चेंज होने के बेसिस पर हम क्या पता लगा लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना है कि नहीं बना है। ठीक, थर्ड लिखें, थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड में, सॉल्युबिलिटी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ही आपका, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है आपका कि ड्रग अलग अलग, ड्रग और कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं इसमें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब आपका जो है सॉल्युबिलिटी मेथड में हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी मेथड में जब हम ड्रग को ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये चीज देखेंगे। तो ड्रग जो आपकी सॉल्यूशन में है और जितनी कॉम्प्लेक्स बना ली है उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कितनी ड्रग ने कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब हमने सॉल्युबिलिटी बार पढ़ रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए दो इमिसिबल लिक्विड होना चाहिए। दो इमिसिबल लिक्विड जैसे कि मान के चलो ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दो इमिसिबल लिक्विड हैं। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनकी ऑयल में सॉल्युबिलिटी अलग होती है और वाटर में अलग होती है। जब हम उनका, जैसे मान के चलो हमने 10 ग्राम ऐड कर दिया है इस दो इमिसिबल लिक्विड में, तो कुछ अमाउंट उसका ऑयल में जाएगा और कुछ अमाउंट उसका वाटर में जाएगा। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है कि हमने 10 ग्राम आयोडीन डाला है तो कितना अमाउंट ऑयल में जाएगा और कितना अमाउंट वाटर में जाएगा, ये क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है। अब मान के चलो आयोडीन कॉम्प्लेक्स है, हमने उसको किसी से कॉम्प्लेक्स बनाया, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना रहे हैं। जब आयोडीन ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है तो उतना अमाउंट तो स्टडी में नहीं आएगा ना, जितना आयोडीन बचा है उतना बस आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये मेथड उसके ऊपर बेस्ड होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, उसके ऊपर बेस्ड होगी ये मेथड। आया समझ में?
कोई डाउट? फिर नेक्स्ट लिखना फिफ्थ, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। फिफ्थ लिखना स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जनरली क्या होता है, इसमें आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड होती है, इससे हम एनालाइज करेंगे। इसका बेसिक समझे प्रिंसिपल क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे कॉलेज में भी इंस्ट्रूमेंट एक रखा हुआ है, तो कोई भी ड्रग होती है, उस ड्रग का एक पर्टिकुलर जो है एक रेंज होती है यूवी लाइट में, वो अपना एब्जॉर्बेंस देती है। एब्जॉर्बेंस देती है मतलब जैसे जैसा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उस एब्जॉर्बेंस से हम निकाल सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ना बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है और जब हम उसमें लाइट पास करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण लाइट जो है उसमें उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, तो उसके कारण उसकी इंटेंसिटी हमको कम मिलेगी, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली क्या बहुत डिटेल इसमें नहीं जानी, बस होता क्या है ये बताना है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ जनरल मेथड्स भी होती हैं। देयर आर सम जनरल मेथड्स फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए कुछ जनरल मेथड होती है। तो इस जनरल मेथड में आपका कुछ आ जाती है जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। फिर आपका एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। ठीक, अब फर्स्ट हेडिंग डालना। तो समझ में आया कौन कौन सी मेथड है कॉम्प्लेक्स को एनालिसिस करने की, कौन कौन सी मेथड है? There are different methods to analyze complex formation. First method is method of continuous variation. First method is continuous variation. Second, pH titration method. Third, solubility method. Fourth, fifth, sixth, जनरल मेथड। तो जब कभी एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उसमें लिखना क्या क्या है, उन चीजों के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी मेथड है? फर्स्ट, मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। सेकेंड, pH टाइट्रेशन मेथड। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जनरल मेथड में क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन, एनएमआर। इन सारे टॉपिक्स को अभी आप आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे भी, तो अभी से बेसिक चीजों को समझते जाएं क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लें कोई की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जो अभी हम समझेंगे वही चीजें इसमें आएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले, वाइवा में पूछ ले आपसे, बेटा बताओ व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ नहीं, सिंपल आपका जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन पहले ज्यादा था, जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें से लाइट पास करते हैं, उसमें से जब लाइट पास करेंगे यदि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो लाइट ज्यादा से ज्यादा पास होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लाइट उसके द्वारा ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो उस लाइट जो उसमें से क्रॉस कर रही है उसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोप्लेट्स होती हैं वो उसको मेजर कर लेती है और हमको एक रीडिंग दे देती है, वो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होती है। हमको कोई आंखों से नहीं करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड कि हम आंखों से कोई एनर्जी निकालेंगे, इंटेंसिटी उसकी चेक करेंगे, फिर हमारा हार्ट बता देगा कि हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है ना। ऑल डिजिटल है, जैसे ये डिजिटल वॉच है, हमको हार्ट बीट देखना होगा तो हम बस उसमें क्लिक कर देंगे, वो अपने आप क्या करेगा, उन पैरामीटर्स को मेजर कर लेगा जो उसको करना है। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट लिखना मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। फर्स्ट मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन में आपको जो सबसे पहला पॉइंट बताना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, या मेथड इज बेस्ड ऑन। आंसर क्या बताएंगे, मेथड इज बेस्ड ऑन measurement of additive properties, measurement of additive
प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी? एडिटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि एग्जांपल इसमें आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एब्जॉर्बेंस, और हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या होता है कि जैसे हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एब्जॉर्बेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली हर एक मॉलिक्यूल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। हर मॉलिक्यूल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। हर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेंस अलग होता है। हर मॉलिक्यूल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। तो हमें क्या पता करना है कि मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में जब हम बात करेंगे आपका वो ड्रग एंड कॉम्प्लेक्स का, तो आपको हर एक में एग्जाम्पल देना है। ड्रग प्लस कॉम्प्लेक्स, ये आपका बनाएगा ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा ना वैल्यू में। यदि हम पहले ड्रग की प्रॉपर्टीज देखें, वो चीज उसका मोल कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और उसके बाद में जब वो कंबाइन हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो चेंज आएगा ना, उसमें वेरिएशन तो आएगा ना कॉम्प्लेक्स और इसमें। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जो ड्रग है वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, और जो ड्रग एंड कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप में क्या होती है? एक अलग एंटिटी होती है। इनके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, जो उनका एक अलग स्टैंडर्ड होगा। इनके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? उसका अलग स्टैंडर्ड होगा। मान के चलो इसको यदि हमको ग्राफ के माध्यम से समझना होगा तो आप लोग भी बना लें। मान के चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम मेजर कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर कर रहे हैं, और हमने मोल, उसका कुछ मोल अमाउंट में ले लिया, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। यदि मान के चलो हम इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आपका ड्रग एंड कॉम्प्लेक्स को ऐड करते हैं, ड्रग और कॉम्प्लेक्स को हम ऐड करते हैं, हमने इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ऐड कर दिया। अब यदि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, ड्रग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज में कोई वैल्यू में चेंज आएगा क्या? ड्रग का अपना जो प्रॉपर्टीज है वो तो रहेंगी, और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो तो रहेगी, लेकिन ड्रग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आपस में कंबाइन ही नहीं किया, कॉम्प्लेक्स बनाया ही नहीं, तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हम क्या बताएंगे, व्हेन देयर इज अ, जब हमने दो एजेंट मतलब ए और बी या ड्रग और कॉम्प्लेक्स को ऐड किया, एंड व्हेन देयर इज अ, आपको क्या बताना? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड क्या बताना है कि आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, आप या उसकी प्रोसेस बता देते हैं हम, ठीक है ना। तो जब आपने ड्रग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड किया, when there is a no interaction, मतलब when there is a no complex formation, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो हमको क्या मिलेगा? वहां पर लीनियर लाइन मिलेगी, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ग्राफ में क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि चेंज आता है, चेंज आता है इसका मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये या आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब हमको ग्राफ में जो है कर्व मिलता है, तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी एडिटिव वैल्यू चेंज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। यदि कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लीनियर हमको मिल रहा है, इसका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमको क्या बताना है? व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, सो देयर इज चेंज इन द कर्व, और ये कर्व में इंडिकेट कर दें देयर इज अ नो इंटरेक्शन, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर्व, और ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में जो हमको कर्व मिलता है। तो ये चेंज देखने को हमको मिलता है किसमें? आपका मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में। समझ में आया? मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में, मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में आपको ये बताना है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी जिनको हम एडिटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो उनमें चेंजेस आएगा, नहीं होगा तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस इतना आपको इसमें इन्फॉर्म करना है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज में? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपका तो पहली मेथड कौन सी है? मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बेस्ड ऑन एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कौन कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टीज? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्जॉर्बेंस। यदि आपका ड्रग और कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो कर्व हमको कैसा देखने को मिलता है? लीनियर। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। और नीचे उसको ऐड ऑन कर देंगे कि नो इंटरेक्शन, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो कर्व हमको चेंज देखने को मिलता है, जिसको हम कैलकुलेट करके कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक। सेकंड है आपकी पीएच टाइट्रेशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है आपका? पीएच टाइट्रेशन मेथड। पीएच टाइट्रेशन मेथड में लिखना, पीएच टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन पीएच चेंज। pH titration method is based on एक एग्जाम्पल में लिख लेना, कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन द क्यूप्रिक आयन एंड ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन क्यूप्रिक आयन एंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और क्यूप्रिक आयन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, मतलब क्यूप्रिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसमें पीएच चेंज जो है दैट वुड बी द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होगा? पीएच चेंज। मतलब पहले उसका कुछ पीएच होगा, फिर हम ऐड करेंगे उसमें, मान के चलो कॉपर है, ग्लाइसिन आपका क्या है? बेसिक इन नेचर है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? पीएच चेंज होगा। तो वो चेंज हमको मेजरमेंट करना है, उसको कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो पहला आप क्या बताएंगे? पीएच टाइट्रेशन। सेकंड मेथड क्या आपकी? पीएच टाइट्रेशन मेथड है सेकंड मेथड। जनरली पीएच टाइट्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन पीएच चेंज, पीएच चेंज के ऊपर बेस्ड होती है। थर्ड पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि इट इज द वेरी रिलायबल मेथड, मतलब ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और रिलायबल मेथड है फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तीसरा आप बता रहे हैं कि एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन कॉपर एंड ग्लाइसिन। तो इसको समझने के लिए आप इसका एक इक्वेशन लिखना, ठीक। क्यूप्रिक आयन प्लस अमोनिया प्लस आपका एसीटेट आयन, ये क्या बनाएगा आपका? ठीक, प्लस ये बनाएगा आपका 2 हाइड्रोजन प्लस। मतलब क्या होगा? जब हम क्यूप्रिक आयन में आपका ग्लाइसिन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो एट लास्ट क्या होगा? आपका 2 हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो आपको कैसे बताना है? इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स व्हेन द ग्लाइसिन इज एडेड। ग्लाइसिन क्या है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ग्लाइसिन क्या है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स व्हेन ग्लाइसिन इज एडेड टू द क्यूप्रिक आयन, ठीक है ना, क्यूप्रिक आयन में ग्लाइसिन ऐड किया जाता है तो कॉपर और ग्लाइसिन मिलके क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण उनमें क्या होता है? लास्ट में आपके 2 हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन आयन जहां भी एक्स्ट्रा होंगे वहां पर क्या बढ़ेगी? एसिडिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एसिडिटी बढ़ेगी। तो डिक्रीज इन पीएच इज सीन। तो पीएच में क्या होगा? चेंज देखने को मिलेगा। आपको ये बताना है कि जब हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड कर दिया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा बने। इस रिएक्शन के अनुसार क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन आयन बने, सॉल्यूशन में आपके हाइड्रोजन आयन बने। हाइड्रोजन आयन बने मतलब पीएच का डिक्रीज होना, मतलब एसिडिटी का बढ़ना। पीएच का, पीएच स्केल के अनुसार एसिडिटी मतलब आपका 7 to 1 तक जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, मतलब पीएच कम हो रहा है। तो पीएच में क्या हुआ? डिक्रीज इन पीएच। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यूप्रिक आयन में जब हम, आपको एग्जाम्पल नहीं भी याद है, आपको मान के चलो इक्वेशन नहीं याद है तो आप इतना तो लिख सकते हो, क्यूप्रिक आयन प्लस ग्लाइसिन। क्यूप्रिक आयन में जब ग्लाइसिन ऐड किया जाता है तो 2 हाइड्रोजन आयन तो बना सकते हो ना, 2 प्लस हाइड्रोजन आयन आपके क्या हुए? उसमें रिलीज हुए या बने, जिसके कारण क्या होगा? आपके सॉल्यूशन का पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का पीएच डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि ग्लाइसिन और क्यूप्रिक आयन के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब इसको कैलकुलेट करना है तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एसिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? बेस ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या ऐड करेंगे? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन या तो NaOH। इट कैन बी टाइट्रेटेड विद द स्ट्रॉन्ग NaOH। स्ट्रॉन्ग NaOH से हम इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। टाइट्रेशन कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड। आपकी मेथड का नाम क्या है? पीएच टाइट्रेशन मेथड। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पीएच चेंज हुआ है, तो पीएच चेंज जो हुआ है इसको हम टाइट्रेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं?
पता कर सकते हैं कि कितना पीएच चेंज हुआ है, जिसके कारण कितना NaOH लगा है। जैसे मान के चलो, अब इसका भी एक ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ से कैसे हम बताएंगे? यहां तक समझ में आया? किसी कोई डाउट तो नहीं? सभी को समझ में आया? ठीक। जनरली क्या होता है, क्यूप्रिक आयन में जब हम ग्लाइसिन को ऐड कर देते हैं तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं। पीएच जो डिक्रीज हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब टाइट्रेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा। हम इसमें एक इंडिकेटर भी ऐड कर देंगे, एंड पॉइंट में क्या करेगा, वो कलर चेंज कर देगा। तो एंड पॉइंट में कलर चेंज करेगा, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा, कितना NaOH लगा है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लैब में कैलकुलेट करते हैं ना, उस तरीके से हम कैलकुलेशन करके एक फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो समझते हैं क्या होता है? कई बार सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा केमिस्ट्री में। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का सिंपल तौर पर यह है कि हर एक केमिकल जब कंबाइन होता है, ये केमिकल कंबाइन होते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक रेशियो में ही होते हैं। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल की बात करें, वाटर है आपका, तो वाटर आप चाहे नल से ले लो, H2O ही रहेगा उसका फॉर्मूला, मतलब हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन 1 उसमें रहेगा। आप चाहे बारिश का पानी ले लो, H3O हो जाएगा क्या? वाटर आप कहीं से भी ले लें, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रहेगा, मतलब एक फिक्स्ड रहेगा, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो जनरली कई बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपका मेथड ऑफ एनालिसिस में पहला ही पॉइंट आ जाएगा, इट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बिटवीन द ड्रग एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मतलब कितनी ड्रग कितने कॉम्प्लेक्स से कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाती है। आ रहा समझ में? तो स्टोइकियोमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस की भी ये मेथड है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस ऐड करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका भी ग्राफ बता सकते हैं आप। देखो ग्राफ समझ लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ग्राफ हमको कैसे निकालना है, आपका जनरल हम जब ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं तो ग्लाइसिन का एक ग्राफ निकालेंगे हम। तो ग्लाइसिन का जब हम ग्राफ निकालेंगे कॉमन उसको टाइट्रेट करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेस है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन जब वो कंबाइन हो गया ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन क्या हो गया, कम हो गया ना, उसको हमको टाइट्रेट करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू, मतलब यहां पर ग्लाइसिन का यूज्ड हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। लेकिन यदि कॉमन ग्लाइसिन को हम देखें तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सैंपल जिसमें आपने क्यूप्रिक आयन वगैरह नहीं एडेड है, तो इस तरीके से हमको ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक, pH वर्सेस ml ऑफ NaOH। मतलब ये ग्लाइसिन का pH प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का pH जब हम देख रहे हैं तो वो हमको कम देखने को मिल रहा है pH, लेकिन ग्लाइसिन अलोन का जब हम pH देख रहे हैं तो, ग्लाइसिन अकेले का pH देख रहे हैं तो pH उसका ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो ये डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना आप मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड। थर्ड मेथड कौन सी है, सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड में बेस्ड किसके ऊपर ये लिख लें, सॉल्युबिलिटी मेथड इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग in complexing agent, solubility of drug in presence of complexing agent, solubility of drug in presence of complexing agent, solubility of drug in presence of complexing agent, मतलब ड्रग जनरली वाटर में तो सॉल्युबल है, लेकिन वो जब हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स भी बनाते जाएगी।
तो जनरली वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में वो मिक्सड अप होती जाएगी। ठीक, इसमें एक एग्जांपल है, आप लिखना पावा। पावा एक ड्रग है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड प्लस कैफीन। कैफीन एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कैफीन क्या है? एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। और पावा क्या है आपका? एक ड्रग है। तो इस मेथड को हम कैसा करते हैं? इस मेथड में हम क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग इज टेकन, ठीक है ना। इस मेथड को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हमको जनरली क्या करना है कि आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये देखना है कि ड्रग फ्री कितनी है और कैफीन के साथ में कंबाइन कितनी हो गई। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं? हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग ले लेंगे। एक्सेस अमाउंट में क्या ले लेंगे? ड्रग ले लेंगे। और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का हम क्या ले लेंगे? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट, हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग डाल दिया है, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ जो आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसमें अलग अलग ड्रग जो है मिक्स्ड होगी और कॉम्प्लेक्स बनाएगी। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान के चलो आपका स्टार्टिंग में मान के चलो ड्रग है और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने ऐड ही नहीं किया है, तो ड्रग पूरी की पूरी किस में है आपकी? मान के चलो हम बात करते हैं किसकी, यहां पर इसको ग्राफ से समझते हैं। आपका ये आपका मान के चलो पावा है ना, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। जब ड्रग आपकी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आपने ऐड ही नहीं किया है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? बिना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के, ठीक है, वो आपके वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो कंबाइन होने लगेगी। ड्रग क्या होने लगेगी? कंबाइन होने लगेगी। किसके साथ में? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में। तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी उसके सॉल्वेंट में थी या जो पहले से जो सॉल्यूशन में थी वो क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ड्रग है कैफीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने लगा है। लेकिन जैसी क्वांटिटी और बढ़ाएंगे तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की क्वांटिटी क्या होगी? और कम हो जाएगी। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की क्वांटिटी क्या होगी? और कम हो जाएगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पूरा कॉन्सेंट जो आपका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है यूज्ड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा यहां पर क्या मिलेगा आपको? हाईली कॉम्प्लेक्स्ड आपका ड्रग, हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रग यहां मिलेगी। सबसे कम कॉम्प्लेक्सेशन कहां? यहां पर है स्टार्टिंग में। मतलब यहां पर ये है कि आप जैसे जैसे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं कैफीन की, तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी यहां कम होती जा रही है और कॉम्प्लेक्स के साथ में वो कॉम्प्लेक्सिंग बनाते जा रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते जा रही है। समझ में आया कि नहीं? अब मान के चलो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के कुछ अमाउंट ने क्या किया? कुछ अमाउंट ने जरूरी थोड़ी ना पूरा ही बना ले, हो सकता है कुछ अमाउंट उसका अनकॉम्प्लेक्स्ड हो। हमने तो जो अमाउंट डाला है आपका ड्रग का वो कैसा है? एक्सेस अमाउंट में डाला है लेकिन कैलकुलेटेड डाला है ना। मान के चलो हमने 100 ग्राम ड्रग डाली थी, हमने 100 ग्राम ड्रग डाली थी, तो एट लास्ट क्या होगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसने ज्यादातर कर लिया, थोड़ी बहुत बचेगी, 5 ग्राम 10 ग्राम हो सकता है बचे, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्युबिलिटी कितनी आपकी ड्रग जो है। वो फॉर्मूला सब में कॉमन चलेगा जो हमने पढ़ा था। यहां पर क्या हो जाएगा? पावा प्लस कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में पावा आपका कितना बचा, ये अनकॉम्प्लेक्स ड्रग, और आपका कैफीन कितना बचा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के फॉर्मूले जिन जिन में आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो सब में बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो ना। इसके पहले वाला भी यदि हमने पढ़ा उसमें एग्जाम्पल है आपका क्यूपरिक आयन में और ग्लाइसिन में है, तो उसमें भी बना दो। इसी तरीके से क्या होती है? नंबरिंग अच्छी होती है। ग्राफ बना दो। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ आप जब बुक में भी देखेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा
इसका मतलब ये है कि पावा का कॉन्सेंट्रेशन पहले फ्री ज़्यादा है, फिर कॉम्प्लेक्सेशन बनने लगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हम कॉम्प्लेक्सेशन डालेंगे तो पावा का कॉन्सेंट्रेशन और कम होता जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा तो आएगा ना जब कॉम्प्लेक्सेशन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को पहुंच जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें मेथड ऑफ एनालिसिस से दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है और वो कितने अमाउंट के कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से कितना ड्रग कंबाइन हो सकता है। हम इस फाइनल कंक्लूजन पे भी पहुंचते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू कब तक है कि जब ड्रग आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हम और ऐड भी कर दें तो अब, या ड्रग हम और भी ऐड कर दें तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की इतनी क्वांटिटी के बाद में कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस से। फिर नेक्स्ट मेथड लिखना डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्थ है ना। इसके पहले कौन सी मेथड पढ़ी हमने? सॉल्युबिलिटी मेथड किसके ऊपर बेस्ड होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब उसके साथ में वो कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास में कई सारी ड्रग्स होती हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं। जरूरी थोड़ी ना हर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एक सा कॉम्बिनेशन बनाए ड्रग्स का, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का भी बना सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड से। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको क्या बताना है? लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो आपका सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ठीक, जैसे आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है? CO अपॉन CW। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, दो इमिसिबल लिक्विड हैं आपके। ठीक है ना। दो इमिसिबल लिक्विड हैं आपके। ठीक, एक मान के चलो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है और एक आपका वाटर है। एक आपका क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे इस मेथड में, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो ड्रग है आपकी, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, उसके ऊपर बेस्ड होती है कि जब हमने किसी सॉल्यूट को किसी दो लिक्विड में ऐड किया तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। और ये ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है हर ड्रग का क्या होता है? कैलकुलेटेड होता है। हर ड्रग का क्या होता है? कैलकुलेटेड होता है। जैसे मान के चलो हमने बात करी आयोडीन। आयोडीन की 10 ग्राम की क्वांटिटी हमने क्या करी? इसमें ऐड करी। तो कितना आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड में जाएगा और कितना आयोडीन वाटर में जाएगा, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन द आयोडीन प्लस आपका पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन को कॉम्प्लेक्स बना के हम क्यों रखते हैं? क्योंकि आयोडीन आपका वोलेटाइल सब्सटेंस है। आयोडीन क्या है? वोलेटाइल सब्सटेंस, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करते हैं आयोडीन को। तो आयोडीन क्या बनाएगा? KI3। तो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और ये आयोडीन है। मान के चलो हमने 10 ग्राम आयोडीन लिया था। 10 ग्राम हमने क्या किया? आयोडीन लिया। हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया। तो अब यहां पर क्या वो 10 ग्राम आयोडीन है क्या? अब जब कॉम्प्लेक्स बन गया वो, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमको पता है कि 10 ग्राम ऐड करने में कितना ऑयल वाटर में जाता है और कितना ऑयल में जाता है, ये हमको मालूम है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? ये जो क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में इनमें क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयोडीन कम हो गया ना, क्योंकि हमको तो पता है हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आयोडीन कितने ग्राम लिया। अब कितने ग्राम का कॉम्प्लेक्स बन गया, हम पूरे क्या करेंगे? पूरे सिस्टम को ऐड कर देंगे इस सिस्टम में। तो आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी अलग सॉल्युबिलिटी होगी और इसका अलग पैरामीटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा और आयोडीन की एक अलग प्रॉपर्टी है। तो आयोडीन अपना एक अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस आयोडीन का कैलकुलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। तो कितना आयोडीन यूज्ड हुआ ये पता चल जाएगा हमको, उतना कॉम्प्लेक्स बना लिया, ऐसे निकालते हैं। आगे समझ में? क्योंकि क्या होगा, ये जो आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है इट वुड बी डिफरेंट, और आपका पोटेशियम आयोडाइड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। अब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन चुके हैं,
आ रहा समझ में पांडे जी? है ना, यही चीज हमको एग्जाम में बतानी है। अब इसको हम पूरा डिटेल में भी बता सकते हैं, ठीक है ना, कि आयोडीन इज टेकन, इट इज, और पोटेशियम आयोडाइड लिया आपने, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया आपने। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में जो हम अभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, डिटरमाइन पार्टीशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने की मेथड, तो वो इसी तरीके से हमको करनी है ना। हम उसमें क्या करते हैं, दो मिक्सेबल लिक्विड ले लेते हैं, वेट क्वांटिटी आपके जो भी केमिकल है उसकी ले लेते हैं सॉल्यूट की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट होने देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद में कितना बचा वो हमको पता चल जाएगा, जिससे हम क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है भी है या नहीं भी हुआ है, या हुआ है तो कितना आयोडीन या कितना ड्रग यूज्ड हो गई। अब जितनी बची उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने मेथड का नाम क्या रखा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि आपका जो सॉल्यूट है अब जब कम हो गया तो वो कम कम आएगा इसमें। जैसे 10 ग्राम में मान के चलो, 10 ग्राम में यहाँ पर 9 ग्राम आता था और वाटर में 1 ग्राम आयोडीन जाता था, तो हमको पता चल गया कि 9 ग्राम यहाँ आ गया, 1 ग्राम यहाँ आ गया, टोटल 10 ग्राम है आयोडीन। लेकिन मान के चलो उसमें 6 से 7 ग्राम यूटिलाइज्ड हो गया, 6 से 7 ग्राम वहाँ यूटिलाइज हो गया, बचा कितना, 3 ग्राम समथिंग बचा। तो उसके अनुसार यहाँ पर ज़्यादा रहेगा ऑयल में, ऑयल में कितना रहेगा, मान के चलो 2.5 ग्राम है यहाँ पर, और यहाँ पर 0.5 ग्राम बचा। इससे हमको क्या पता चला कि टोटल हमको 3 ग्राम आयोडीन बस मिला, 7 ग्राम कहाँ यूटिलाइज्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में यूटिलाइज्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट मेथड लिखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। नेक्स्ट मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ठीक, इसमें लिख लेना देयर आर डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले कभी नाम सुना आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी? पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड सुना है? समझ में आता है क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब हम एक तरीके से स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कौन सा स्पेक्ट्रम? जनरली क्या होता है आपका, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग है, ठीक है ना। तो हर ड्रग का क्या होता है, एक पर्टिकुलर नैनोमीटर की रेंज में वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। हर ड्रग, कई सारी ड्रग ऐसी हैं जो यूवी एब्जॉर्ब, ऐसा नहीं हर ड्रग करती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो यूवी एब्जॉर्प्शन को शो करती हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पीक में। वो ऑलरेडी गिवन होता है स्टैंडर्ड बुक्स में कि पैरासीटामोल का कितने में एब्जॉर्ब करती है लाइट को, ये कितने में एब्जॉर्ब करती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ से हम यूवी लाइट पास करते हैं उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी की। तो जब हम यूवी लाइट पास करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का या ड्रग का, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जो लाइट बाहर आएगी उसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लेता है, पता चल जाता है कि कितना कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। मान के चलो कोई ड्रग थी, जैसे मान के चलो आयोडीन ही था, ठीक है ना, उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसके बाद में बचा हुआ आयोडीन, पहले 10 ग्राम का आयोडीन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कम आयोडीन जब हो जाएगा तो हम उसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, ऑयल वाले कंपोनेंट का और वाटर वाले कंपोनेंट का, तो हमको पता चल जाएगा एब्जॉर्बेंस कितना आया। एब्जॉर्बेंस के बेसिस पर हम क्या पता लगा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एब्जॉर्बेंस के बेस पर हम क्या पता लगा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन कितना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बताएंगे, मेथड इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या बताना है कि व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन से लाइट पास की जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दैट फाइनली डिस्क्राइब्स द कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ड्रग के अमाउंट को बता देगा। कॉम्प्लेक्सेशन का अलग एब्जॉर्बेंस होगा और ड्रग का अपना एक अलग एब्जॉर्बेंस होगा। तो हम ड्रग के उस पर्टिकुलर पीक में एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। आए समझ में? क्या? हाँ, जो लाइट हम पास करते हैं एक्चुअली उस जनरली हर एक ड्रग का क्या होता है, जब हम यूवी लाइट पास करते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी उसमें सेट होती है इंस्ट्रूमेंट में,
कितने नैनोमीटर रेंज की लाइट आपको पास करनी है, तो उतनी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हम यूवी लाइट से पास करते हैं, जनरली जो हम ड्रग वगैरह जैसे बॉडी में भी लेते हैं ना, तो किसी की ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है ड्रग में, उसको भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर सकते हैं। ब्लड का सैंपल थोड़ा सा लेकर कितना अमाउंट ड्रग उसका प्रेजेंट है, उतने अमाउंट में प्रेजेंट कितना है, तो इससे हम टोटल अमाउंट में निकाल लेते हैं। आने वाले जो सेमेस्टर्स आपके आएंगे ना, उसमें हम ये प्रैक्टिकल्स करेंगे, जो आपके बायोफार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल होंगे, सुटिक्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टॉपिक ही है आपका। स्पेक्ट्रोस्कोपी, कई सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी लाइट पास करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल लाइट होती है, विजिबल लाइट, मतलब उसमें फिर आपको कलरिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। विजिबल का मतलब होता है कलरिंग एजेंट ऐड करके फिर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होता है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो आपकी सुटिक्स की लैब में रखा हुआ है। और जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लैब में रखा हुआ है, ठीक है ना। और एक आपका एक और लैब जो नीचे है साइड में, वहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से करते हैं। बाकी फिर जनरल मेथड में आप जनरल डिस्क्राइब कर देगा, देयर आर डिफरेंट मोर मेथड जनरल मेथड, तो लाइक एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस मेथड। तो दे आर बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड दीज आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस। हम करते हैं कंप्लीट, तो आया समझ में। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में पहली मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में हम क्या करते हैं, क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि कंटिन्यू वेरी करती हैं। उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड हमारी कौन सी मेथड है, पीएच टाइट्रेशन मेथड। पीएच टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द पीएच चेंज, पीएच चेंज हुआ जिसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एसिड टाइट्रेशन कर्व के माध्यम से। फिर उसके बाद में थर्ड आपकी मेथड सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड में क्या होता है, आपकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम चेक करते हैं आपके ड्रग की, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि आपका टू इमिसिबल लिक्विड में सॉल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है। अब उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ बजा दो।